हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की दो विधियों का वर्णन कीजिए। जल की स्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता को दूर करना। स्थायी कठोरता को दूर करना, तो किस तरीके से दूर करेंगे, इसकी कई विधियां होती है वैसे तो। और हम ये जानना जरूरी है कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है। वो कैल्शियम या मैग्नीशियम Mg+2 के क्लोराइड Cl- तथा सल्फेट आयनों की वजह से होती है। सल्फेट लवणों की या आयनों की उपस्थिति की वजह से होती है, वजह से होती है। ठीक है, तो ये स्थायी कठोरता जो जल की होती है, कठोरता क्या होती है, जो जल हमारे साबुन के साथ में आसानी से झाग नहीं देते हैं उसको हम कठोर जल कह देते हैं। तो इसमें हम पहली विधि का वर्णन कर रहे हैं और पहली विधि का नाम है हमारा धावन सोडा विधि। क्या नाम है इसमें? धावन सोडा विधि। धावन सोडा विधि से हम जल की कठोरता को किस तरीके से दूर करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं Na2CO3 द्वारा। तो सोडियम धावन सोडा कहा जाता है इसको। तो जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो ये जो इसमें कठोर लवण जो होते हैं ना, विलयशील जो कठोर लवण होते हैं वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं। किस तरीके से बदलते हैं, अभिक्रिया से लिखते हैं। MgSO4 प्लस में Na2CO3, मतलब हमने धावन सोडा मिला दिया तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट में बदल जाएगा और अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा और वो भी अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखिए हमारे पास एक दूसरी और अभिक्रिया ले लेते हैं, CaCl2। ये हमारे पास स्थायी कठोरता का लवण है, ठीक है, और इसके अंदर हमने डाल दिया धावन सोडा Na2CO3 डाल दिया। और जैसे ही हमने डाला तो क्या देखते हैं कि ये CaCO3 का अवक्षेप बन गया जो कि नीचे बैठ गया और साथ में क्या बन गया, 2 NaCl बन गया। इनको हम अलग अलग विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप क्या करते हैं, नीचे बैठता है, वही अवक्षेप कहलाता है। तो हम इसको हटा करके पानी को मृदु कर सकते हैं। और दूसरी विधि जो है जिससे हम स्थायी कठोरता दूर करते हैं वो है कैल्गोन विधि। कैल्गोन विधि से, अब ध्यान रहे कैल्गोन किसे कहा जाता है। कैल्गोन कहा जाता है Na6P6O18 को। क्या कहा जाता है इसको, कैल्गन। ठीक है, वैसे इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, Na2 और संकुल के अंदर Na4PO3 का होल 6। ठीक है, ये इसका एक सूत्र होता है जिसको हम सामान्य सूत्र कहते हैं, या हम इसको Na6P6O18 को कैल्गन कहा जाता है। इस कैल्गन को जब हम उस स्थायी या कठोर वाटर में, कठोर जल के अंदर जब मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, जल के कठोरता वाले जो लवण होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इनके साथ मिलता है, क्रिया करता है और एक स्थायी संकुल बना लेता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर Ca+2 व Mg+2 के साथ मिलकर स्थायी संकुल बना लेते हैं। स्थायी संकुल बना लेते हैं, ठीक है। तो स्थायी संकुल किस तरीके से बना लेते हैं, हम अभिक्रिया से इनको समझेंगे। तो हमारा जो Na6P6O18 है वो दो आयनों में विभक्त हो जाएगा। एक तो हमें देगा 2 Na+ आयन और साथ में हमें देगा Na4P6O18 -2 आयन। अब ये जो हमारा Na4P6O18 -2 आयन है, Na4P6O18
-2। ये वाला आयन क्या करेगा, इस धातु के साथ में जो हमारा आयन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसकी वजह से कठोरता होती है M+2 के साथ में, क्या करेगा, ये क्रिया करेगा और क्रिया करके क्या बना लेगा, एक स्थायी संकुल बना लेगा। किस तरह का, ये इस तरह का बनाएगा, Na2MP6O18 और इस पूरे संकुल पर आवेश कितना है, -2। प्लस में क्या आएगा, 2 Na+ आयन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 Na+ आयन निकल जाएंगे। यहाँ पर जो हमने M+2 लिखा है ये क्या हो सकता है, ये हमारा Ca+2 हो सकता है या Mg+2 हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, इसके साथ में अलग अलग क्रिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास लवण बनता है, संकुल बनता है, ये पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, क्योंकि ये स्थायी होता है, टूटता नहीं है। तो इसको अलग अलग विधि से या बॉईल करके या यानी कि गर्म करके इसको जल को मृदु बना करके काम में लिया जा सकता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।